नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया सब्जेक्ट KMCQ जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बाकी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स और आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 यानी कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के MCQ कर लिए हैं। आज हम करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के MCQ। आज का भी लेवल क्या रहेगा? इजी लेवल। जैसे हमारे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इज गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, गामा एल क्यूब अपॉन 2e, गामा एल स्क्वायर बाई ई। तो अगर हम बात करें इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार पूछा हुआ है ना, तो इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट कितना होता है? 1/3 ऑफ इलोंगेशन ऑफ जो हमारी कौन सी बार होती है? प्रिज्मेटिक बार होती है। इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार, ये दोनों ही सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन आता है। ठीक है, तो जो हमारा इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार कितना होता है ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट? ये होता है हमारा गामा एल स्क्वायर बाई 2e, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, गामा एल स्क्वायर बाई 2e। मैंने आपको सीधे क्यों नहीं बताया फॉर्मूला? मैं चाहता हूँ कि आपके तीनों क्वेश्चन एक बार में हो जाए। ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो बाकी ये भी पूछा जाता है इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट कितना होता है? वो कितना होता है? गामा एल स्क्वायर बाई 2e। और इन दोनों का रिलेशन क्या है? ये इसका 1/3 है। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गामा एल स्क्वायर बाई 6e। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी। तो आपने पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा लीनियर स्ट्रेन। अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है हमारा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और वही पूछा हुआ है एक्सियल डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होगा हमारा? लीनियर स्ट्रेन। इसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ये ए नहीं है, एप्सिलॉन है। ठीक है, ये एप्सिलॉन से दिखाते हैं। बाकी पॉइजन रेशियो और स्ट्रेस तो आएगा ही। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या कहलाता है? हमारा पॉइजन रेशियो। स्ट्रेस क्या कहलाता है? हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ये तो गलत है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू पॉइजन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये सही है हमारा। पॉइजन रेशियो क्या होता है हमारा? लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस, ये भी गलत है। और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू पॉइजन रेशियो डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये भी गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो यही है। आपने सी और डी ऑप्शन देखना ही नहीं है। अगर आपको जब पहले मिल गया है बी ऑप्शन, तो आपने सी और डी की तरफ जाना ही नहीं है जब तक आप पूरा श्योर ना हो कि फॉर्मूला यही होता है। नहीं होता है। आपको पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो आप सीधे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। लिखने की जरूरत तो नहीं होगी, चलो लिख लेते हैं आपके लिए। पॉइजन रेशियो म्यू इक्वल टू क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन
और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से, ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइजन रेशियो ऑफ अ स्टील इन इलास्टिक रेंज। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, इलास्टिक रेंज का, प्लास्टिक रेंज का, कुछ ऑप्शन भी दे देता है, जैसे स्टील का पॉइजन रेशियो भी पूछ लेता है, बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम पॉइजन रेशियो म्यू की इलास्टिक रेंज में बात करें, स्टिक रेंज में वैसे तो ये 0.27 से 0.33 तक होता है, लेकिन हम इसको नॉर्मली 0.3 मान लेते हैं। और हम म्यू के प्लास्टिक रेंज की बात करें तो ये कितना रहता है? ये रहता है 0.5। ठीक है, और इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए कितना रहता है? इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए कितना रहता है? म्यू की वैल्यू रहती है 0.0 से 0.5, ये आपने पढ़ा होगा। और क्या बता सकते हैं पॉइजन रेशियो? हाँ, स्टील का काफ़ी बार पूछा जाता है। स्टील की बात कर रहे हैं, पॉइजन रेशियो की, वो कितना होता है? 0.25 से 0.33, ये भी आपने पढ़ा होगा। और कंक्रीट का देख लेते हैं। कंक्रीट का 0.22 होता है ना, 0.22 या 0.2 भी बोल सकते हैं आप, 0.20 से 0.22। और किसका देखें? कास्ट आयरन का देख लेते हैं ना। कास्ट आयरन का कितना होता था आपका? ये भी इसी के आसपास रहता था, 0.2 से 0.27 शायद, या 0.22 से 0.27, ऐसी कुछ रेंज है इसकी। ठीक है, और तो किसका देखें? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ फॉर द मटेरियल इज। पॉइजन रेशियो आपको मटेरियल का दे रखा है और आपसे इलास्टिक मॉड्यूलस यानी कि ई की वैल्यू पूछिए। तो आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद होने चाहिए। तो जैसे E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये भी आपको याद होना चाहिए। और एक E का फॉर्मूला क्या था? 9kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G। ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। एक म्यू का फॉर्मूला भी होता है ऐसी। म्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा? 3K माइनस 2G, और डिवाइड में क्या था इसका? टोटल मिला के 8 बनता है ना, नीचे 6 और 8, हाँ 6K प्लस 2G। ऐसे करके मैंने याद करा, आपकी भी अपनी कोई टेक्निक्स हो सकती है जिससे आपको याद हुए, बस आपको ये चारों याद होने चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? E और म्यू में, और आपको निकालना क्या है? शेयर मॉड्यूलस निकालना है, शेयर मॉड्यूलस के टर्म में, शेयर मॉड्यूलस यानी कि G के टर्म में। तो E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, और 2G के रिस्पेक्ट में निकालना है, म्यू दे रखा है आपको 0.5, तो ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, 3G। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू इट्स शेयर मॉड्यूलस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रेन एनर्जी U caused by bending is given by relation U is equal to integration of m by 2i dx, integration of m square by 2i dx, integration of m square ei by dx, m square by ei dx, और इंटीग्रेशन ऑफ m square by 3i dx। तो स्ट्रेन एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है U is equal to क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ m square by 2ei डिवाइडेड बाई dx, और ये 0 से L तक रहती है जो इसकी लिमिट रहती है इंटीग्रेशन की। और अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी किसको बोलते हैं,
ये होता है हमारा जो स्पेसिमेन ने जो वर्क डन किया है किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वो क्या हो, वो बराबर होता है हमारे स्ट्रेन एनर्जी के। इसकी डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन छोड़ देते हैं, बस आपको समझ में आ सकता है। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्पेसिमेन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेन एनर्जी बोल देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी। जो हमारा मटेरियल है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज सब डायरेक्शन में सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, इलास्टिक या ऑर्थोट्रोपिक। तो इसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक। तो आपको पता है कि आइसोट्रोपिक क्या होता है, जिसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं सभी डायरेक्शन में सेम होती हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोल सकते हैं आप इसका, हर एक जगह यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम, प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शन, यही आपसे पूछा गया था। और अगर सेम नहीं है तो उसको एनाइसोट्रोपिक बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक तो ऑप्शन में है ही नहीं। और इलास्टिक मटेरियल तो आपको पता ही है कि जो जितना हमने उसको खींचा वापस उसी शेप में आएगा, तो उसको इलास्टिक मटेरियल बोल देंगे। और ऑर्थोटॉपिक की बात करें, वो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है, बस किस मतलब हर डायरेक्शन में सेम होते हैं, एक्सेप्ट मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसमें सेम नहीं होते हैं, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सेम इन ऑल डायरेक्शन, चलो लिख लेते हैं अभी, बाद में आपको अगर नोट्स मिले तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और हाँ, आपको एक और बात बतानी थी कि जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज नहीं रहे हैं, जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतने हार्ड क्वेश्चन की हम वीडियो बना पाएंगे, है ना। और तो कुछ रहता नहीं है इसमें, और क्या पूछता है आपसे, होमोजीनियस, एनआइसोट्रोपिक आपको बताइए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शेयर मॉड्यूलस किसका रेशियो होता है, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, या शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। तो आपको पता है जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर क्या बोलते हैं, अभी तो बताया मैंने आपको, शेयर मॉड्यूलस, तो कभी कभी दिमाग अटक जाता है। तो शेयर मॉड्यूलस क्या होता है हमारा, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, है ना। इसको हम जी से डिनोट करते हैं नॉर्मली, जी इक्वल टू क्या होता है हमारा, शेयर स्ट्रेस टाउ, और शेयर स्ट्रेन को गामा से, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड, जो लॉस ऑफ स्ट्रेस होता है टाइम के साथ एट कांस्टेंट स्ट्रेन क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन, क्रीप, श्रिंकेज या डक्टिलिटी। ये कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन की डेफिनेशन है, द लॉस ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस में लॉस होता है विद द टाइम। और क्रीप क्या होता है, क्रीप एक टाइप का अपोजिट तो नहीं बोल सकते हैं, क्रीप में स्ट्रेन क्या होता है, लंबे टाइम तक रह जाता है, तो इसमें क्या रहता है, एडिशनल स्ट्रेन बोल सकते हैं आप इसको। उसमें लॉस ऑफ स्ट्रेस हो रहा था, लॉस ऑफ स्ट्रेस हो रहा था, इसमें क्या होगा, एडिशनल स्ट्रेन डेवलप होता है किसके कारण, ड्यू टू एक्सियल लोडिंग इन लॉन्ग टाइम, ड्यू टू
लॉन्ग टाइम शॉर्ट में लिख लेते हैं, ड्यू टू लॉन्ग टाइम एक्सियल लोडिंग। ठीक है, श्रिंकेज आपको पता ही है कि लॉस इन वॉल्यूम या लॉस इन लेंथ बोल सकते हैं इसको, तो आप डक्टिलिटी भी आपको पता है कि ऐसे करके कोई मटेरियल है, इसको आपने जितना खींचा, यहाँ से खींचा 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 और ये ब्रेक नहीं हुआ और ये खिंच गया, तो आप मटेरियल एबिलिटी टू डिफॉर्म बोल सकते हैं अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि जब टेंसाइल स्ट्रेस लगेंगे, जब आप खींचेंगे तो इसकी जो एबिलिटी होगी स्ट्रेच करने की विदाउट ब्रेकिंग, तो वो क्या कहलाती है, हमारी डक्टिलिटी कहलाती है। ये भी आपको पता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ग्लास रॉड हैविंग एन इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ 90 GPa गीगा पास्कल में दिया गया है, एंड द पॉइजन रेशियो ऑफ 0.2 विल हैव इट्स बल्क मॉड्यूलस इन GPa। यहाँ पे भी GPa गीगा पास्कल में पूछा हुआ है, यहाँ पे भी गीगा पास्कल में दिया हुआ है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो आपको ई दे रखा है 90 GPa और पॉइजन रेशियो म्यू दे रखा है 0.2, है ना। आपको क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस यानी कि के निकालना है। तो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, क्या होता है हमारी ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से k को सीधे निकाल लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाई 3 1 माइनस 2 म्यू, यानी कि 2 दूनी 4 0.4, यानी कि 0.6, 6 में से 18 18 पंचे 90, है ना। तो 5 और ये 50 गीगा पास्कल, है ना। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी कैलकुलेशन ऐसी करनी है। देखो ये हमारा 0.6 हो गया, 6 18 हो गया, 6 में 6 18, 18 पंजे 90 होता है, तो यहाँ पे 5 हो गया, ऊपर एक 0। और ऑप्शन में भी अगर आपका 5 आ रहा है तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो 50 आपका सही आ जाएगा। आपको पॉइंट देखना भी नहीं कि 0 आगे नहीं आएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट of a material, minimum energy stored at elastic limit of material, average energy stored at elastic limit of a material, and last option है none of the above। इसमें से क्या होता है, जो प्रूफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या क्या होती है प्रूफ रेजिलेंस, ये होती है हमारी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो हमारा एरिया होता है अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इट इज कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू इलास्टिक लिमिट। ये मैंने थोड़ा जानबूझ के टेढ़ा लिखा है। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे काफ़ी बार आपको कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट दे देगा, कभी प्रोपोर्शनल लिमिट दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ रेजिलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, stress is directly proportional to strain within elastic limit, the stress is force per unit area, Hooke's law holds good up to the breaking point, the ratio of linear stress to linear strain is called Young's modulus। ओ इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो आपने ये याद रखना है, या ध्यान देना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये तो हमारा सही है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी सही है। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हुक्स लॉ होता है वो कब तक वैलिड रहता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। लास्ट वाला लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस ही कहलाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये तुम्हारा सही हो गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन इज नोन एज, मतलब जब हम बार बार साइक्लिक लोडिंग कर रहे हैं एक हिसाब से आप बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ या फटीग स्ट्रेंथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फटीग स्ट्रेंथ हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं, जब हमारी स्ट्रेन एनर्जी किससे ज़्यादा हो जाती है, टफनेस से ज़्यादा हो जाती है, तब क्या होता है हमारा फ्रैक्चर अकर हो जाता है, यानी कि फ्रैक्चर फेलियर हो जाता है। और जो स्ट्रेस अकर होता है और या जो स्ट्रेंथ को हम क्या बोल देते हैं, फटीग स्ट्रेंथ बोल देते हैं। बाकी आप नॉर्मली ऐसे याद रख सकते हैं, जो रिपीटेड लोड बार बार एक ही जगह पे बार बार लोड लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, तो जो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है, फटीग स्ट्रेंथ, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहली लिस्ट में क्या हमारे इलास्टिक कांस्टेंट है और दूसरी लिस्ट में डेफिनेशन है ना। तो पहला हमारा यंग्स मॉड्यूलस, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉड्यूलस और रिजिडिटी मॉड्यूलस। तो पहले इधर से देखते हैं, ठीक है, लिस्ट 2 से देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये क्या कहलाता है हमारा, लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है ना। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये क्या होता है हमारा, यंग्स मॉड्यूलस होता है। द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये हमारा रिजिडिटी मॉड्यूलस होता है। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या होता है हमारा, बल्क मॉड्यूलस होता है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, 2143 2143 2143 हमारा बी। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वो है हमारा, when a bar is subjected to a change of temperature and its deformation is prevented, which of the following stress is induced। जब हमने कोई बार थी उसमें हमने टेम्परेचर चेंज किया, लेकिन जो डिफॉर्मेशन नहीं होने दिया उसको फिक्स कर दिया वहीं पे, मतलब डिफॉर्मेशन को होने ही नहीं दिया, हमने बॉक्स में करा, फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करा, तो कौन से स्ट्रेस आएंगे, थर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ऐसे में आते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि थर्मल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हम उसमें चेंज इन टेम्परेचर, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जब चेंज इन टेम्परेचर हो, यानी कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, और दूसरी कंडीशन है और हमने उसको प्रिवेंट कर दिया। टेम्परेचर के चेंज के कारण क्या होता है, तो एक्सपेंड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन हमने एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने ही नहीं दिया, उसको प्रिवेंट कर दिया। तब क्या होंगे, इस केस में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट आंसर वही मैं सोचूं कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, जब माइल्ड स्टील कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन की बात पूछी है, ठीक है, कास्ट आयरन माइल्ड स्टील की तुलना में क्या होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। 1 एंड 4 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे कार्बन कंटेंट होता है, तो कार्बन कंटेंट बढ़ा तो क्या होता है, हमारे डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और हार्डनेस जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है। कार्बन कंटेंट के साथ डक्टिलिटी रिड्यूस होती है और हार्डनेस बढ़ जाती है। तो जो कार्बन कंटेंट की बात करें, तो जो कार्बन कंटेंट कास्ट आयरन में कितना होता है, कास्ट आयरन में होता है 2 से 4% के आसपास, और यही अगर हम माइल्ड स्टील में बात करें तो ये
बहुत ना के बराबर होता है 0.25%, यानी कि माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है और इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन कास्ट आयरन में क्या है, डक्टिलिटी तो कम होगी लेकिन हार्डनेस बढ़ेगी, तो हार्डनेस बढ़ेगी तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो हमारा 1 and 4 राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a composite bar of steel and copper is heated, then the copper will be under। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टील और कॉपर के बारे में पूछा है, उसको हीट करें तो कॉपर में क्या आएगी, टेंशन आएगी, कंप्रेशन आएगी, शियर आएगा या टॉर्जन आएगा। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो टेंशन या तो कंप्रेशन। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का जो अल्फा होता है, यानी कि उसको थर्मल कोफिशिएंट बोल सकते हैं। थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो कितना होता है स्टील का, आपने 1.2 इंटू 10⁻⁻5 करके पढ़ा होगा। 1.2 इंटू 10⁻⁻, एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। स्टील में भी बहुत सारी स्टील होती है, पर डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर हम कॉपर की बात करें तो ये कॉपर में कितना होता है, कॉपर का अल्फा कितना होता है 1.7 के आसपास। तो ज़्यादा कौन सा है, अल्फा ऑफ कॉपर ज़्यादा है किससे, अल्फा ऑफ स्टील से, है ना। तो जिसका अल्फा ज़्यादा है, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट जिसका ज़्यादा है, वो क्या करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये कॉपर की वायर है और ये स्टील की वायर है, जो ये कॉपर है ये स्टील है, ठीक है। कॉपर इतना एक्सपेंड होना चाहता है और स्टील का थर्मल कोफिशिएंट कम है, तो ये कम एक्सपेंड होगी। ये ज़्यादा एक्सपेंड हो गए तो हम एक बीच का पॉइंट मान लेते हैं यहाँ तक। तो जो कॉपर वाला होगा, क्योंकि हमने इसको जो कॉपर खींच एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टील जो है उसको बांध देगा, मतलब प्रिवेंट कर देगा उससे। तो जो कॉपर में क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया ना, यहाँ पे ऐसे दबेगा। लेकिन स्टील में क्या होगा, यहाँ पे स्टील में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। अगर हम कॉपर की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे कॉपर की बात की गई थी। तो आपको नॉर्मल, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता तो बस आपको इतना याद रखना है, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस अकर होंगे, और जिसका अल्फा कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस अकर होंगे। तो यहाँ कॉपर का अल्फा ज़्यादा है, यानी कि थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो कंप्रेशन अकर होगा, कंप्रेशन है ऑप्शन बी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी। फॉर अ बीम कैरिंग अ यूटीएल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम इज। जब यूडीएल की बात करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, कौन सी बीम के केस में, कैंटिलीवर में, सिंपली सपोर्टेड में, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में, या फिक्स्ड बीम में। फिक्स्ड एट बोथ एंड, यानी फिक्स्ड बीम भी बोल सकते हैं आप इसको। तो किस में ज़्यादा होगी, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था। यू इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m²/2ei dx, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। तो m जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा u होगा, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो m किस केस में ज़्यादा होता है, कैंटिलीवर के केस में। चलो एक एक करके सभी बात कर लेते हैं। कैंटिलीवर में कितना होता है, कैंटिलीवर यूडेल के केस में, ठीक है, m=WL²/2, यही सबसे ज़्यादा होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में मोमेंट कितना होता है, WL²/8 मिड पॉइंट पे, है ना। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में भी इतना ही होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में भी इतना ही होता है। और फिक्स्ड बीम में होता है WL²/12, इसका तो बहुत ही कम होता है मूवमेंट की, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में, कैंटिलीवर में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना भी ऐसे याद नहीं रखना है, तो आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्टिफनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। स्ट्रेन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस बोल सकते हैं।
स्टिफनेस सबसे कम किस में होगी? जब यूडीएल लग रहा है कैंटिलीवर के केस में, वो जो फ्री एंड होगा, एक तो फिक्स एंड होगा, फ्री एंड पे वो लुढ़कने की कोशिश करेगा, तो स्टिफनेस ना के बराबर होगी। तो ना के बराबर होगी तो स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। बाकी आप मतलब मेन तो यही है, अगर आपसे आप वैसे पूछेगा तो इसे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑप्शन में, तो बाकी आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोर इलास्टिक? इनमें से कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होगा? स्टील, प्लास्टिक, वुड एंड रबर। पहले ये क्वेश्चन थोड़ा वो लगता था कि यार रबर ज़्यादा इलास्टिक कैसे नहीं है। अब तो सभी को पता है ऑलमोस्ट, मतलब आप में से सभी को पता ही होगा कि स्टील ही सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि जो इलास्टिसिटी मैटर करती है, वो मैटर करती है जो बॉडी, मतलब जैसे आपने कोई स्ट्रेस किया किसी चीज़ को, वो ओरिजिनल शेप में कैसे वापस आ रही है। लेकिन आप हाइपोथेटिकली ऐसा माने कि हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक स्टील की वायर है और एक रबड़ की वायर है, आपने सेम फोर्स लगाया तो सबसे ये तो पूरी तरीके से खिंच जाएगी, लेकिन जो स्टील होगी वो नहीं खिंचेगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब हम कोई स्ट्रेस लगाते हैं तो जो मटेरियल है वो वापस कितना आ पाता है, यानी कि रेजिस्ट कर पाता है डिफॉर्मेशन को, और ओरिजिनल शेप में आ पाता है आफ्टर जब हम वो स्ट्रेस को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फोर्स लगाया हमने, तो फिर इस मटेरियल का कितना रेजिस्ट कर पाएगा स्ट्रेस को, है ना, और वापस उसी शेप में आ पाएगा जब हम स्ट्रेस को हटा देंगे। तो यही क्या कहलाती है? हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है, और इसको ही हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से भी बोलते हैं, तो ई वही होता है। और हम स्टील की अगर बात करें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल टू कितना होता है हमारा? 2 × 10⁵ टू इंडस्ट्रियल 10⁵5, अगर नॉर्मली मान के चलें MPa। और अगर हम वहीं रबड़ की बात करें तो ये बहुत कम होता है, 10 से 100 के बीच में मान सकते हैं आप MPa। तो आप देख पा रहे हैं कि ई कितना कम है रबड़ का, तो यानी कि ये कम इलास्टिक है। जिसकी इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा? इलास्टिक होगा। तो ये हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? हमारा स्टील हो जाएगा, है ना। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर इज गिवन बाय। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछा हुआ है, 0.5 स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, 0.5 स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 0.5 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 0.5 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.5 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ एक फॉर्मूला बन के आता है यहाँ से, स्ट्रेस को तो स्ट्रेस ही रहने दें, स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं आप? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू वॉल्यूम। ये आपने पढ़ा ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इन इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? सिग्मा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई ई इंटू वॉल्यूम। तो ये भी फॉर्मूला आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। बस सेम ही फॉर्मूला है, बस उसको एक्सपेंड कर दिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू। जो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस है, इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू रप्चर पॉइंट, यील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या अल्टीमेट पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रप्चर पॉइंट। जो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कैलकुलेट करते हैं वो एरिया कहाँ तक का कैलकुलेट करते हैं? रप्चर पॉइंट तक का, है ना। ऊपर का आपका पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी वाला, यहाँ हमने बात की मॉड्यूलस ऑफ टफनेस की। स्ट्रेन एनर्जी नहीं, ऊपर हमने पढ़ा था क्या था, तो पढ़ा था हमने जहाँ पे क्वेश्चन था, ये पढ़ा ना हमने, प्रूफ रेजिलेंस एरिया अंडर स्ट्रेस कर्व टू इलास्टिक लिमिट।
तो इसको हम बोलते हैं प्रोफ्रेज लेंथ, और जो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस होता है वो कहाँ तक होता है, वो होता है हमारा इलास्टिक लिमिट तक नहीं, वो होता है रप्चर पॉइंट तक, है ना। ये हो चुका था। लास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्स पी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बार शोन इन द फिगर इज। यहाँ पे आपसे फोर्स पी की बात पूछी गई है। ये इक्विलिब्रियम के केस में, जब इक्विलिब्रियम का केस होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होंगे, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होगा फॉर इक्विलिब्रियम। तो एक साइड के फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से पी निकालना है। तो इधर के जो ये वाले फोर्स हैं, इधर की डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर वालों को नेगेटिव मान लेते हैं। आप किसी भी केस में कैसे भी कर सकते हैं, इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो पहले 20 प्लस पी माइनस 30 माइनस 40 तो इक्वल टू 0। 40 50 70 70 20 50 40 50 70 50 हो गया हमारा 50 किलोमीटर। तो पी 50 किलोमीटर क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन in per degree Celsius of structure steel irrespective of its grade can be assumed. Coefficient of thermal expansion यानी कि अल्फा की बात करी गई है। तो स्ट्रक्चर स्टील के लिए पूछा हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6, 10.5 इंटू 10⁻⁻6, 12 इंटू 10⁻⁻6, 13.25 इंटू 10⁻⁻6। तो हमने 1.2 इंटू 10⁻⁻5 कर कैसे याद किया था, तो ये क्या होगा -6 के टर्म में 12 इंटू, हमने पढ़ा है ना अल्फा इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 स्ट्रक्चरल स्टील के लिए पर डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल आर 5 3 4 3 4 4 या 4 2। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, फिर इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। आइसोट्रॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। आइसोट्रॉपिक के केस में क्या होता है हमारे, जो आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू और इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो 4 इलास्टिक कांस्टेंट हो जाते हैं हमारे। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। 1 2 3 और 4। तो आइसोट्रॉपिक के लिए टोटल तो हमारे 4 हो गए। और अगर हम दो भी हमें पता है, अगर म्यू और ई भी हमें पता है, तो हम के भी निकाल सकते हैं और जी भी निकाल सकते हैं, है ना। तो टोटल तो 4 हो गए। और इंडिपेंडेंट 2 हो गए हमारे, ई और म्यू। इनकी मदद से बाकी दो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किसकी आइसोट्रॉपिक की बात हो गई। आपसे और भी तो पूछ सकता है, ऑर्थोट्रॉपिक भी पूछ सकता है। ऑर्थोट्रॉपिक की बात करें हम अगर, ऑर्थोट्रॉपिक ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्थोट्रॉपिक में टोटल तो आपके 12 होते हैं और जो इंडिपेंडेंट वाले होते हैं वो 9 होते हैं। और अगर हम एनआइसोट्रॉपिक की बात करें, एनआइसोट्रॉपिक की बात करें तो ये टोटल नहीं, टोटल तो इनफाइनाइट होते हैं। टोटल तो इनफाइनाइट होंगे, ये 21 होंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ परफेक्टली
प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा वो हमारा कैसा होगा। यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस है और एप्सिलॉन स्ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है और वाई डायरेक्शन में ये हमारा स्ट्रेस है। ये तो आपको पता है। पहले वाला केस किसका है, लीनियर इलास्टिक का है, लीनियर इलास्टिक का है। दूसरा वाला केस ये किसका है, परफेक्टली प्लास्टिक का, परफेक्टली प्लास्टिक का। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे करके जो कर्व आता है हमारा, फिर यहाँ से सीधा हो जाता है, ये होता है हमारा इलास्टोप्लास्टिक का, इलास्टोप्लास्टिक का। और जो सीधा नोक के ऊपर को जाता है ये आप बोल सकते हैं इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग पढ़ा है ना आपने, इलास्टोप्लास्टिक जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेन का ऊपर पड़ता है उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। तो हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों।